जय श्री महाकाल, जय मध्य प्रदेश। आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स में, और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र सोनवाने। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में आज ग्राम घोटी शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थी भाग लेने जा रहे हैं, जो कि लांजी तहसील के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में वन्य प्राणियों पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज दिनांक 7 जनवरी 2022 को गांगी राजा वन क्षेत्र क्रमांक 371 में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी सामान्य द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल घोटी के कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। यह अनुभूति कार्यक्रम वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी के वन क्षेत्र क्रमांक 371 गांगी राजा में संपन्न होने जा रहा है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है, और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुँचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे।
प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित स्टाफ, ये आज का जो कार्यक्रम है ये इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के तत्वाधान में वन परिक्षेत्र लांजी अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। ये 2 चरणों में 120 विद्यार्थी, टोटल 240 विद्यार्थियों के लिए ये 7 तारीख गांगी राजा जो आज है और कल 8 तारीख बारी डैम में रहेगा, जिसके लिए अलग अलग प्रतिभागी हैं। जिस प्रकार से आज आप लोग आए, तो इस अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2022 में आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये अनुभूति कार्यक्रम जो है वास्तव में क्या कार्यक्रम है और कैसे होगा, यदि इसको हम पहले बता देंगे तो आपके अंदर की उत्सुकता खत्म हो जाएगी, जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ साइलेंट रखते हैं ताकि आपके मन में वो जिज्ञासा अंत तक बनी रहे कि आखिर अब क्या होगा। तो अभी कार्यक्रम का कुछ इस प्रकार से विवरण है कि सबसे पहले आपको आना था, आप लोग लेट हो गए हैं। कि जैसे ही आप आते तो आपको नेचर ट्रेल पे ले जाते, नेचर ट्रेल पे ले जाने के बाद वहाँ की प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, वन्य प्राणी और वहाँ के वन, उन सब के बारे में आपको अवगत कराया जाता। तो ये हमारा कार्यक्रम 1.5 घंटे लेट चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी सबसे पहले हम आपको ब्रेकफास्ट देंगे ताकि आप लोग एनर्जेटिक हो जाएं। ब्रेकफास्ट करने के उपरांत आपको नेचर ट्रेल पे ले जाया जाएगा, है ना, प्रकृति पथ पर, है ना, वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो वहाँ पे ले जाने पर आपको वो जंगल की हर उस चीज़ से आपको अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा। जो भी आपकी जिज्ञासा होगी उसके बारे में पूरा आपको संतुष्ट किया जाएगा और आप यहाँ से एक नया लेसन लेके जाएंगे। उस लेसन को आप यहाँ भरपूर सीखें और उसको आनंद करें। और जब आनंद करेंगे, महसूस करेंगे, कुछ होगा, तो वो जब आपके अंदर कुछ होगा तो समझ लेना कि वो अनुभूति हो रही है। ऐसी कुछ इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो नाश्ता लगने वाला है, पहले हम नाश्ता करें, नाश्ता के उपरांत हम अपने प्रकृति पथ पर गमन करेंगे। इस दौरान 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये जो कैप दी गई है आपको, कैप 2 कारणों से दी गई होगी। कोई 2 कारण बता सकता है कोई कैप क्यों दी गई होगी, है ना? क्योंकि संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए तब मजा आएगा। तो कैप के आपको पता हो या ना हो, तो कैप के 2 कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि ये जो अनुभूति का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, उसमें उस तरफ और इस तरफ एक लोगो बना हुआ है, बीच में भी बना हुआ है। आप अपनी कैप पे देखिए, तो हमें उस लोगो को, उस बोर्ड को प्रचारित करने के लिए ये कैप आपको दिया गया है। दूसरा, जब हम जंगल में जाते हैं और खासतौर पे अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं तो हम तरह तरह के तेल लगा के आते हैं, सेंट लगा के आते हैं। तो आप देखने जब जाएंगे, खाली सिर होगा आपका, तो कई प्रकार की मक्खी और कीड़े आपके सिर पे बैठे हैं तेल डालने के बाद। तो ये लगाने से वो चीज़ें हमारे बच सकते हैं हम उसके लिए। तो इसके लिए भी दिया गया। और फिर प्लस ये भी हो सकता है कि वो झाड़ी झंकार में यदि आपके बाल फंस गए या कोई कांटा चुभ गया तो ये आपको मदद करेगी और प्लस धूप से भी मदद करेगी। ठीक है, एक तो ये कैप लगाया। दूसरा, आपको ये देखना है कि सैनिटाइजर अपने पास उपलब्ध है। प्लस मास्क आपका तभी उतरना है जब आपको कंफर्टेबल ना लगे तब उतारना, या जब आप खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे तब उतारना, क्योंकि मास्क जरूरी है ना। तो लंच ब्रेकफास्ट रेडी है, पहले अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपन नेचर ट्रेल पे। तो नेचर ट्रेल पे चलने के लिए आपको एक बुकलेट दी गई है, एक पेन दिया हुआ है, एक डायरी दी हुई है। इसमें जो भी आपके प्रश्न, जो भी जिज्ञासा, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप समझना चाहते हो, उसका उपयोग कीजिए। बहुत अच्छा लेसन है, स्कूलों में नहीं बताया जाएगा। ये आपको यहाँ प्रैक्टिकली, जैसा लैब में आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाता है, यहाँ आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे, किसी को आप प्रैक्टिकल करना है। ब्रेकफास्ट के बाद धन्यवाद सर। किसी वनस्पति को हम तोड़े तो जो आपके साथ में वॉलंटियर रहेंगे साथ में आपके, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसे हम छू सकते हैं, या कोई आपको पत्ती को अनुभव कर सकते हैं, या किसी पेड़ की छाल को आप छू कर देख सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों में थोड़ी सी सावधानी रखना है, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी हैं हमारे
वन क्षेत्र में कि जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कुछ कीड़े होते हैं, ये पत्तियों पे रहते हैं, या उनके जैसे स्पाइडर होती है, ये थोड़ा सा वो उनका इन्फेक्शन हमें हो जाता है ना। तो चलते समय यहाँ पर हमारे रास्ते में जो है नेचर ट्रेल पर कुछ चढ़ाव उतार मिलेंगे, कुछ गड्ढे मिलेंगे, रास्ते थोड़े से आड़े तिरछे उबड़ खाबड़ है, तो इन्हें हमें सावधानी से चलना है, ठीक है। और किसी को भी इस ट्रेल के दौरान में अगर कोई फ्रेश होने की ज़रूरत है तो वो अपने साथी को बता दे, या और किसी अपने टीचर सर लोगों को बता दे, या वॉलंटियर जो रहेंगे आपके साथ में उनको बता दे, और आप उनको बता के जा सकते हैं, ठीक। से 9 बजे तक आपको जाना था। क्या पक्षी दर्शन करना था, वन्य प्राणी दर्शन करना था, सफारी करना था, नौकायन करना था, वन भ्रमण करना था। ठीक है, तो पक्षी दर्शन में शिविर की ब्रीफिंग दे देनी थी, फिर उसके बाद अपने को पक्षी दर्शन करना था। उसमें देखो ना, वन्य प्राणी दर्शन करना था, सफारी करना था, नौकायन करना था, वो बता देंगे। देखो वो उड़ रहा है ना। लेकिन वन्य प्राणी दर्शन अभी तक हम उसको टाइगर को रोके रहे, वहाँ पे बांधे रहे। अब वो भाग गया होगा तो उसको वो छूट गए, आप कैसा करेंगे, है ना। वन्य प्राणी को तो हम दिखाई नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो भाग गया। उसे टाइम दिया था 9 बजे का, 7 बजे का, अब तुम 10 बजे जा रहे हो। ठीक है, नुकसान तुम्हारा। फिर सफारी के लिए अंदर ट्रेल बनाया था, तो उसको कहा था कि तुम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो बच्चे आएंगे, वो खुली बस थी उसमें, और उसको घुमाना था जंगल के अंदर। तो 7 से 9 बजे तक का टाइम था, तो उसका टाइम पूरा हो गया। जैसे बैंड बाजे का रहता ना कि साहब हम 7 से 9 बजे आएंगे तो वो भी गायब हो गया। नौकायन तो वो 6 बजे से आ गया था बोट वाला, तो खाया पिया नहीं था। 6 बजे सोचा 7 बजे आ जाएंगे बच्चे, वो नदी में बैठा था, तो उसको भी भूख लगी तो वो भी निकल लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारी गलती से हुआ, ये मौका तुम चूक गए, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा इनमें से कुछ चीज़ें मिल जाए, है ना। नाश्ता तो हो गया, देखो 9 से 9:30 नाश्ता तो हो गया, हमने करा दिया। अब चलते हैं, देखो 9:30 से 1 बजे तक का प्रकृति पथ भ्रमण, फिर प्रकृति की पाठशाला होगी, और फिर इसके बाद अन्य गतिविधियों की जानकारी और वन्य प्राणी पर्यावरण के महत्व का रेखांकन। फिर दोपहर बाद भोजन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका प्रश्नोत्तरी वगैरह, फिर दुनिया भर की चीज़ें होंगी।
तो अब अपन प्रकृति पथ पे चलते हैं। ताली ताली कैसे बजाते हैं करना है, हंसी मजाक करना है, ठीक है, और सीखना भी है, और कुछ यहाँ के अनुभव भी आपको ले जाना है, ठीक है। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, लास्ट में आपको फीडबैक भी देना है। यदि हमने डांटा या किसी ने हंसा, किसी ने रोया, किसी ने गलत बताया, किसी ने अच्छा बताया, या आपको चाय खट्टी लगी, ये चीज़ अच्छी लगी, क्यों लगी, इसलिए लगी, ये चीज़ खराब लगी, क्यों लगी, इसलिए लगी, वो पूरी चीज़ें लिखिएगा। जब फीडबैक आप देंगे ना, तो हो सकता है अगली बार हम और अच्छा सुधार कर लें, ठीक है। और खराब लिखोगे तो हम अच्छा सुधार करेंगे, और अच्छा लिखोगे तो हो सकता है कि वो चीज़ अच्छी थी तो उसमें से कुछ कमी करेंगे, है ना। ठीक से फीडबैक देना आप लोग, ठीक है। और बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, ऐसा मज़ा आना चाहिए कि वास्तव में लोटपोट हो जाना चाहिए, सीख के लिए, सीख के, ऐसे नहीं खाली कर लिए। तो चले भाई मास्टर ट्रेनर, चलो ले चलो ट्रेल पे। यहाँ से आपकी लाइन बनाई जाएगी, 3-3 की लाइन में चलेगा। स्कूल का स्टाफ है और जो मास्टर ट्रेनर है, यदि इनमें से कोई चीज़ बच्चों को प्रकृति के संबंध में अच्छी चीज़ बता सकते हो सकता है कि हम इस वृक्ष के बारे में नहीं जानते हो, आप लोकल हैं तो लोकल आप अच्छा जान सकते हो, ठीक है। तो जो भी बताए तो बच्चों को एथेंटिक जानकारी दे, हवाई जानकारी ना दे, मतलब उसका साइंटिफिक तरीके से उसको जानकारी दो, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई ना, वो चीज़ बैठी रहती है। तुम्हें याद रहेगा कि मैडम ने बताया था, सर ने बताया था, ये सही है, फिर तुम किसी की नहीं मानने वाली। 10 किताबें पढ़ लो लेकिन मानोगे वही जो मैडम ने बताया। अगर कोई जानकारी ऐसी होगी जिसे हम नहीं जानते हैं तो हम आपको बाद में वो जानकारी क्लियर बताएंगे, लेकिन गलत जानकारी हम आपको नहीं बताएंगे फील्ड में, है ना। नहीं आएगा, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ें, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और हम आपके फिर आपके स्कूल में आके फिर आपको उसके माध्यम से बता दिया करेंगे। जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो इसका वो लिया और इसी के माध्यम से टर्माइट माउंट का ही एक सैंपल लिया और उसी के जैसा ही एक बिल्डिंग तैयार किया है, एक जिम्बाब्वे में है, जो रात के समय जो ठंडी हवा हमें मिलती है उसी तरह इस माउंट के अंदर में ठंडी हवा रहती है और इसके बाहर में चिमनी लगी होती है, उसी से वो गर्म हवा वहाँ से बाहर जाती है। इसमें आप बरसात में ये भी देखा है कि बरसात में हम लोग घुम्बड़ियाँ खाते हैं, खाए हैं किसी ने? वो यहीं का खिलाते हैं। वो एक मशरूम होता है सर, मशरूम इसमें तो 5 साल तक की जीवित रहती है। और उड़ानी में बाकी जो सैनिक होते हैं इनमें पंख नहीं होते हैं। ये अभी ये हमारे एक्चुअली डिप्टी साहब भी हैं, सोनवानी जी हैं, ठीक है। इनने टर्माइट का बताया है, ये टर्माइट है, दीमक का घरौंदा जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसको बताने का उद्देश्य क्या है? इसको बताने का उद्देश्य ये है कि ये छोटा सा दीमक, सभी ने देखा ना, एक छोटा सा दीमक इतना बड़ा कलाकार हो सकता है कि इस प्रकार से उसने अपने घर को बनाया। और ये घर जो बता रहे हैं ना कि अलग अलग चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो आर्किटेक्ट का भी इनने बताया कि किस प्रकार से वो आर्किटेक्ट है। और फिर उसको ये भी बताया कि वातानुकूलित रहता है, वो अंदर ठंडा रहता है और अंदर की हवा को बाहर निकालता है, ठीक है, तो ये भी बताया। अब इसका सबसे बड़ा मतलब अपन ये देखें कि इसका हमारे जंगल में क्या महत्व है। दीमक है, दीमक को अपन ने किया, हटा दिया, लेकिन इसका महत्व क्या है? तो ये जो है ना, हमारा जो स्लोथ बियर होता है, भालू, ठीक है, उसका ये फेवरेट भोजन होता है। ये जब भालू आता है तो इसको वो खोद के मुंह से नोच के वो दीमक को खाता है, चाटता है, तो उसका ये फेवरेट भोजन है। और जहाँ पे ये अगर टर्माइट के ढेर मिल रहे हैं, घरौंदे मिल रहे हैं, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भालू होगा, तो इस क्षेत्र में भालू है।
ठीक है, ये भालू का प्रिय भोजन होता है। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा जंगल है, जंगल में कैसे सुरक्षा करेंगे, क्या करेंगे। तो ये बगल में देख रहे हैं जहाँ पे लड़के खड़े हुए हैं, वहाँ देखो, वहाँ अवैध मतलब एक लकड़ी कटी पड़ी ना, देख रही ना सबको। तो ये बायोटेक प्रेशर है और इसको क्या बोलते हैं, अवैध कटाई, इलिसिट फेलिंग है ना, अवैध कटाई। ये कोई गांव का व्यक्ति आया होगा या लकड़ी चोर होगा, उसने इस लकड़ी को काट दिया, वो लकड़ी काट के या तो कुछ फर्नीचर बनाएगा अथवा और कुछ भी कर सकता था। तो इस प्रकार से वृक्षों को हानि हो रही है। ये एग्जाम्पल तुम्हारे पास है कि वृक्षों को क्षति कैसे पहुंचाई जा रही, कैसे हानि हो रही। ये अवैध कटाई का एक प्रकार है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए और आम लोगों में पहुंच बढ़ाने के लिए कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, जंगलों की कटाई ना हो, तो आप लोगों को बुला के और समझा के इसलिए यहाँ लाया गया है कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें कि हमारे लिए वन और हमारा पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अवैध, यहाँ पे आपने क्या देखा, एक अवैध कटाई देखी, दूसरा टर्माइट का घर देखा। तो चले एक चीज और बताना चाहूँगा, भूल गया था। असल में मिट्टी बनने कितना समय लगता है बताएंगे आप? मिट्टी बनने के लिए कितना समय लगता है? मिट्टी बनने के लिए कम से कम 100 साल लगते हैं। ये हमारे जो कीट है टर्माइट, ये बहुत उपयोगी है। अगर ये ना हो तो हमारे यहाँ पर जो मिट्टी जो भुरभुरी बनी हुई है, ये बहकर के पानी के इससे क्षरण होकर चले जाएगी। और जो हमारे जो जंगलों में जो वेस्टेज लकड़ी होती है ना, ये उसको अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन बनाने के बाद ही ये मिट्टी तैयार होती है। तो कम से कम इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है मिट्टी बनाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नेचुरली मिट्टी बनेगा, पानी आएगा, फिर गर्मी होगी, फिर उसके माध्यम से बहेगा, वो ऐसा बनने की प्रक्रिया ही 100 साल लग जाते हैं। इसलिए हमारे सिस्टम में इसका रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए अब ग्रुप जैसा था अपना, आगे एक ग्रुप था वो इसका वृक्ष सब जानते हैं, बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नेम। ये हमको वृक्षों के बारे में ही बताना है और वृक्ष का मेडिसिनल यूज क्या है, मतलब मेडिसिनल बोले तो हिंदी औषधि महत्व क्या है इसका, ठीक है। और साइंटिफिक महत्व क्या है, ठीक है। और कॉमर्शियल महत्व क्या है इसका, वाणिज्यिक महत्व क्या है, ये भी अपने को बताना। तो ये महुआ है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है मधुलिका इंडिका, मधुका इंडिका, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम हो गया मधुका इंडिका, ठीक। अब इसमें क्या, इसका क्या उपयोग है, इसका यदि विध्वंसक उपयोग देखें तो इसका विध्वंसक उपयोग ये है कि ये महुआ की लकड़ी का पुराने ज़माने में यदि देखे जाए तो हमारे जो घर होते हैं, घर के ऊपर जो अटहरी बोलते हैं या छत बोलते हैं, फिर उसके ऊपर खप्पर लगे रहते हैं। एक तल हो गया, उसके ऊपर फिर दूसरा तल डालते हैं। तो जो करी निकालते थे, करी को यहाँ क्या बोलते हैं, मयान बोलते हैं या करी बोलते हैं, वो पाटने का काम करती है। तो इसकी लकड़ी बहुत क्या बोलते हैं, हार्ड होती है और वो करी के रूप में, मयान के रूप में इसको देहात में, गांव में छत ढालने के रूप में काम करती है। बहुत मोटी मोटी सिल्ली टाइप की निकालते हैं। एक तो ये विध्वंसक रूप हो गया। दूसरा ये है कि इसके 3 फल होते हैं। एक महुआ फूल होगा, ठीक है। दूसरा महुआ फूल बनने के बाद एक गुल्ली होता है। गुल्ली के पहले जो हरा फल होता है उसको यहाँ स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे इधर गुलेंदा बोलते हैं। गुलेंदा के अंदर गुल्ली, ठीक है। तो महुआ फूल का उपयोग आपको पता है कि महुआ फूल का उपयोग अपन क्या करते हैं, महुआ है ना, जनरली महुआ फूल का उपयोग अपन दारू बनाने में काम करते हैं। यहाँ पे विस्तार से होता है। लेकिन महुआ फूल का उपयोग अभी हम लोगों ने क्या किया है कि सैनिटाइजर कम पड़ गया था तो हमने इसका सैनिटाइजर बनाया। छत्तीसगढ़ में जो हमारा समिति है उसका सैनिटाइजर पूरे ऑल इंडिया में बिका है, ठीक है। तो महुआ फूल का अपन सैनिटाइजर भी बनाते हैं, प्लस उसका और भी मेडिसिनल यूज है। यदि किसी को चोट लग जाता है तो उसको कूट के कुचल के
अपन उस कपड़े से बांध के उसको अपन है ना ये मलते हैं और सेकते हैं, है ना, तो उससे क्या होती है तुम्हारी चोट ठीक हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी ने खाया हो तो महुआ की डुबरी भी बनती है ना, खाया ना, वो पैटर्न ही खत्म हो गया। महुआ की डुबरी बनती है, प्लस महुआ का लड्डू भी बनता है, महुआ कुचल के चना मीस के तो महुआ का वो भी बनता है, ठीक है। अब गुल्ली का क्या, वो जो हरा वाला है, तो हरा वाला फल जो निकलता है जब वो पकता है या आधा पका रहता है तो उसको हमारे जितने भी वन्य प्राणी हैं वो खाते हैं, प्लस दूसरी जगह जैसे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे गुल्ली का वो जो मीठा फल निकलता है उसको खाते हैं, एज ए आम की तरह उसको खाते हैं, तो वो भी खाते हैं, प्लस हमारे वन्य प्राणी खाते हैं। फिर उसके अंदर जो गुल्ली निकली है, लाल जो गुल्ली निकलती है, उसको जब फोड़ते हैं तो उसके दो परत आते हैं, तो उस गुल्ली का उपयोग अपन काहे में करते हैं। अभी बंद हो गया, वो बंदर साबुन चलता था जिसकी महुए का बनता था, ठीक है, तो उससे अपन तेल निकालते हैं उस गुल्ली से, और तेल का उपयोग अपन साबुन में और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में करते हैं। तो ये महुआ का हो गया, ठीक है। ये देखो वो वहाँ बीजा लगा हुआ है, ठीक है, बीजा है, ठीक है। बीजा का बॉटनिकल नाम देख के बताओ भाई क्या है, बीजा का बताओ बॉटनिकल नाम क्या है, उसमें लिखा है ना, बीजा का बॉटनिकल नेम इनने बताया है कैरो कार्पस मार्सियम, ये बीजा है। अब बीजा का क्या उपयोग है, कैरो कार्पस मार्सुपियम, कैरो कार्पस मार्सुपियम बीजा। अब बीजा का बॉटनिकल नेम पता चल गया आपको, कैरो कार्पस मार्सुपियम, है ना। अब बीजा की लकड़ी का भी महत्व है, ठीक है, बीजा के बारे में सुन लें। बीजा की लकड़ी का भी महत्व है। बीजा की लकड़ी का क्या महत्व है, ऑलरेडी जितनी भी लकड़ियां हैं सबसे फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, जलाऊ का उपयोग करते हैं, लेकिन बीजा की लकड़ी का एक अलग महत्व है। ये मेडिसिनल यूज में जानी जाती है, मेडिसिनल यूज में मतलब औषधि रूप में जानी जाती है। यदि अपन बीजा की लकड़ी का गिलास बनाएं, होता है गिलास हम ला नहीं पाए, वो गिलास बनाए, उस गिलास में अपन पानी रख दें रात में और सुबह पिए, तो जितनी भी डायबिटिक बीमारियां हैं वो डायबिटिक बीमारियां उस गिलास का पानी पीने से ठीक हो जाती हैं, एक चीज़। दूसरा, जो भी जेल बिल्डिंग रहती हैं, जेलों में कुएं रहते हैं, उस जेलों के कुएं में बीजा की लकड़ी के कतरन काट के उस कुएं में डाल देते हैं। वो कुएं का पानी संबंधित स्टाफ को और अपराधियों को पिलाया जाता है। वो जब अपराधी वहां से निकलता है तो पतला होके कोई नहीं आता, मोटा होके आता है, ताकि उसका बॉडी मेंटेन रहे। तो ये बीजा की लकड़ी का महत्व है। इसका इधर नहीं चलता, लेकिन दूसरी जगह देखें तो बीजा की लकड़ी का जो सार होता है, अंदर की जो काली वो होती है, तो है ना, तो उसको काट के ना ढोलक बनाते हैं। जो ढोलक आती है ना, तो ढोलक का जो बेस होता है जिसपे केवल चमड़ा मरते हैं, तो ये बीजा की लकड़ी का बनता है, ठीक है। तो दो पौधों के बारे में जानकारी ले ली। और ये जो कटाई हुई है ये लैंडिया का है ना, लेगरस्टोमिया परवीफ्लोरा है इसका बॉटनिकल नेम, जो कटा हुआ पड़ा। तो चलते हैं। 15 फरवरी से चालू होता है और इसका मुख्य कारण भी यही होता है। अपन लोग इसका जब फूल चुनने के लिए जाते हैं, है ना, ज़्यादातर, और क्या करते हैं, इसके आसपास जो होता है कचरा, इसको साफ करके बाहर ना करते हुए अंगार छोड़ देते इसमें, और इससे क्या होती है, फिर अंगार फैलती रहती है। तो जब भी जाए या अपने आसपास ऐसा कोई चीज़ दिखता है तो उनको यही समझाए कि इसको झाड़ू से बाहर निकाल दे, इसको अंगार ना लगा, ठीक है, साफ कर लें, आग ना लगा, आग ना लगा। ठीक। ये बहुत बड़ी बात बताई है। ये आप लोग यहाँ आए हो तो ये आप लोगों को अपने घर में बताना है कि जंगल वालों ने कैंप कराया था और ये बताया था कि महुआ का फूल हमारे लिए कितनी कीमती है, और जब आप उसका कलेक्शन करें तो उसके नीचे कलेक्शन करने के लिए साफ सफाई जरूर कर दें, लेकिन आग ना लगाएं। आग लगाने से वो जंगल में आग फैल जाती है तो कई पौधों को और कई वन्य प्राणियों को नुकसान होता है और हम सभी कष्ट में आते हैं, ठीक है। तो अपील करना अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में कि वनों को आग से बचाएं, ठीक है। खासतौर पर महुआ के सीजन में बहुत कष्ट होता है। चले।
जब जंगल में जब आप जैसे ही जाते हैं तो उसका सेंट एकदम बहुत ही खुशबू आता है, मगर इसके जो गोंद निकलता है सामने, ये कृमिनाशक होता है। जैसे बच्चों में क्रीम हो गया, उसके काम में आता है। और देसी हींग बोलते हैं इसको, अपन हींग अफ्रीका के बुलाते हैं ना, मगर हमारे यहाँ इसी का उपयोग किया जाता है। और हींग की खुशबू आएगी आपको, जरा उसका गोंद निकाल के टेस्ट कर लीजिए। डिका माली एक चीज यार, एक ठीक है, ये वैद्य जी ने बताया कि डीका माली का पेड़ है, ठीक है। ये जो छोटा लगा हुआ है, ये डीका माली का पेड़ है। इनने बताया कि ये हमारी देसी हींग होती है ना। और हींग जैसा इसका सेंट आता है, हींग जैसी खुशबू आती है। इसका मेडिसिनल उपयोग बताया, क्या है मेडिसिनल उपयोग? कृमिनाशक है ना। जो खुजली उजली क्रीम होता है, जो पेट के कीड़े होते हैं, पड़ जाती पटारें बोलते हैं इनको, वो कृमिनाशक है ना। तो इसका उपयोग करने से वो पेट की पटारें दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका मेडिसिनल यूज है, डीका माली का है। पीछे देख रहे हैं वो लड़के खड़े हैं, वो क्या लिखा है? साजा। देखो पीछे एक पेड़ पे दफ्ती लगी हुई है, क्या लिखा है उसमें? साजा। वो साजा का वृक्ष है ना। बहुत हार्ड लकड़ी होती है, आजकल चौखट उसी की बन रही है। अभी हमने घर एक दरवाजा वो बनाया है नाका, तो उसमें इसी की चौखट लगाई है ना। तो ये साजा है, इसका बॉटनिकल नेम जो है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है। साजा का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। ठीक है। ये साजा का बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, ठीक है। अब हम वहाँ बताना भूल गए थे उसको बीजा को कैसे पहचान, महुआ को पहचान लिया तुमने, बीजा को कैसे पहचानेंगे? तो बीजा का वृक्ष अभी मिलेगा, पूछेंगे किसी से बीजा को कैसे पहचानेंगे। बेटा बात नहीं करो तो हाँ, यही इधर है बीजा। तो देख लें, पहले हम बीजा बता दें कि बीजा को कैसे पहचानेंगे। अभी बीजा की पहचान टेकाम जी बताएंगे, उनने प्रैक्टिकल किया था कल, ठीक है। तो हम दो प्रकार की पहचान बता देते हैं। किसी भी वृक्ष को करोगे तो अलग अलग प्रकार का निकलता है। जैसे यदि महुआ को अगर देखना, हम महुआ के वृक्ष को नहीं जानते हैं, तो यदि महुआ के वृक्ष में हम बाहर से कुछ नोच दें या उसमें कुछ पत्थर से क्रास बना दें, तो उसमें क्या निकलता है? दूध निकलता है, ठीक है। ऐसे ही यदि ये खासियत है बीजा के वृक्ष की, यदि हमें बीजा का वृक्ष पहचानने नहीं आता है, यदि हम उसको थोड़ा नोचेंगे तो जैसे हमारा ब्लड है ना, जैसे हमारा खून है, वैसे खून इसमें बीजा में निकलेगा। 2-4 से 10 दिन तक, 2-4 दिन तक वो लाल रहेगा। फिर इसके बाद जैसा जो जला हुआ ऑयल है ना, वैसा ऑयल नीचे टपकता है, तो फिर वो काला होता है। तो एट ए टाइम यदि आप खोचेंगे तो उसमें लाल से दिखाई देगा। तो अपन स्पर्श करके भौतिक रूप से अपन ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, बीजा को अपन जो गुलदस्ता देखा ना आपने, ऐसा होता ना गुलदस्ता, ठीक है, ऊपर फूल रहते हैं और नीचे उसका वो हैंडल रहता है। तो सेम यदि अपन को पहचान नहीं आती तो ये सीधा क्लियर बोल जाता है और ऊपर गुलदस्ता जैसा छा जाता है। तो अपन दूर से इसको पहचान लेते हैं कि यार इसकी आकृति गुलदस्ते जैसी दिख रही, तो हो सकता है बीजा, ठीक है। बाकी पत्तियों से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये साजा का बता रहे थे, ऐसी साजा की पहचान होती है। तो साजा ये तो नहीं दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा होगा कहीं कहीं बीच बीच में, अभी आगे मिलेगा। तो साजा के वृक्ष को आप दूर से पहचान लेते हो। क्रोकोडाइल किसी ने नहीं देखा, लेकिन टीवी में सबने देखा है। तो इसकी जो छाल होती है वो क्रोकोडाइल बार्क जैसी रहती है ना, लाइक क्रोकोडाइल बार्क। अगर आपको क्रोकोडाइल मगरमच्छ जैसी छाल जिस वृक्ष की दिख रही है, तो वो साजा है, बता देना टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है, ठीक है। बीजा को दो प्रकार से पहचानते हैं। उसका छूने पे, स्पर्श करने पे लाल ब्लड जैसा निकलेगा, वो गुलदस्ते जैसा शेप होता है, ठीक है। साजा को अपन कैसे पहचानते हैं? दूर से पहचानते हैं कि उसकी छाल जो है क्रोकोडाइल की बार्क जैसी रहती है,
जैसे क्रोकोडाइल की खाल रहती है तो वैसे इसकी छाल रहती है। ठीक है, तो ये साजा को पहचान लेंगे, पहचान लोगे ना? क्यों बच्चे लोग? तो कुछ सीखने को नया मिल रहा है ना? चलो बता देंगे सब जाएंगे। पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये सभी जानते हो। पेड़ों के बारे में तो सभी लोग प्रायः जानते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा। पेड़ क्या होते हैं? प्रकृति के अमूल्य धरोहर होते हैं जो पूरी पृथ्वी में जो भी बहने वाली चीज़ें हैं वो सभी को अपने जड़ों से बांध करके रखते हैं। आप अपने पीछे देखिए, आगे देखिए, जहाँ जहाँ भी पेड़ हैं उनकी जड़ें ज़मीन में धसी हुई हैं और वो जड़ों का क्या काम होता है कि वे अपने आसपास की जो मृदा होती है उसको अपने आप में समेट करके रखते हैं। अब आप इस जगह को देखिए, यहाँ पहले एक पतली छोटी केनाल जैसी रही होगी, इसके बाद वो बढ़ता गया और आज की स्थिति में इतनी चौड़ी नाली हो गई है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर पेड़ नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो मिट्टी है वो बंधी हुई नहीं है, यानी वृक्षों की जड़ें उनको पकड़ के नहीं रखी हुई हैं। इसके कारण पानी से या जैविक जानवरों के आने जाने से यहाँ पर जो भी दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, धूप से पड़ता है, तो ये मिट्टी क्या है, ये जो एक दूसरे से बंधे हुए जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विखंडित होते रहते हैं और पानी, हवा या जानवरों के आने जाने से उनका निरंतर कटाव होता रहता है ना। तो भूक्षरण को सबसे ज़्यादा कौन रोक के रखता है? पेड़ पौधे रखते हैं ना। इसलिए पेड़ पौधे लगाना आज की सबकी जिम्मेदारी है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा है। आज हम लोग अनुभूति कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को लाने की ज़रूरत क्या है? हम गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को लेकर आ सकते थे। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ हमारे साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से क्या करते हैं? भलाई का काम करते हैं। पेड़ कौन सी गैस को ऑक्सीकृत करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो भी जहरीली गैसें होती हैं उनको अवशोषण कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? जीवनदायिनी प्राणवायु है ना। तो ये इसको भूक्षरण बोलते हैं। ये जो गड्ढा बन गया इसको सॉइल इरोजन या भूक्षरण है ना। ये समझ में आ गया? चलेंगे आगे। क्या उपयोग होता है इसके लकड़ी का? बैलगाड़ी बनाना। भैया बता दो। और जो है इसकी लकड़ी मीट कौन कौन खाते हैं? नॉनवेज नहीं खाते कोई भी नहीं है। वो इसी लकड़ी के ऊपर कटिंग करते हैं ताकि इसके कटिंग करने से ना वो लकड़ी का कीस जाता है और इसकी सफाई भी अच्छे से होती है और बहुत मजबूत होती है लकड़ी। आजकल हॉटपॉट स्पॉट करते हैं ना, रोटी घर में रखते हैं डब्बा बना के। पहले हम लोग जैसे कोई भी ऐसे कपड़े में बांध के जो रोटी रखते हैं, ये देसी है पद्धति वाला हॉट स्पॉट। इसमें 4 घंटा 12 घंटे तक आपका भोजन गर्म रहेगा। माउल पतला होता है, दूना पत्तल होता है। ये नाम बता दो। माउल तो का पत्तल बनाई जाती है और वह रोजगार। हाँ, चिराता का। हाँ, ये चिराता का उपयोग जानते हैं ना। अभी कोरोना काल हुआ था, ये चिराता की बहुत डिमांड होती। कैसा ही बुखार हो, हड्डी का बुखार है, इसका भुई नीम से जानते ना सर। बताया है कि ये भुई नीम तुम्हारे स्थानीय नाम भुई नीम है शायद, है ना। भुई नीम कहते हैं इसको, कालमेघ भी कहते हैं इसको, चिरायता भी कहते हैं।
कालमेघ भी कहते हैं, कई जगह इसको चिरायता भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो औषधि महत्व बताया वैद्य जी ने, इसका किसी भी प्रकार से आप उपयोग कर लो, खाओगे तो बहुत कड़वा लगेगा, नीम से भी कड़वा है। और गुटक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। हम तो नहीं गुटक है ना, तो इम्यूनिटी आ जाएगी। ये इसका ये औषधि जो है ना, ये रामबाण बोले तो कम है, आप इसको हर प्रकार के उसमें उपयोग कर सकते हैं। खासतौर पे फीवर की रामबाण औषधि है। और अभी जो कोरोना की पोजीशन चल रही थी, हमारे जंगल से इतना चिरायता, इतना कालमेघ गया है, इसका गीला सूखा, इसकी जड़ का, इसके डंठल का, इसकी पत्ती का काढ़ा बना के पिया है लोगों ने, और आज भी पी रहे हैं, हम लोग भी पी रहे हैं। तो इससे बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ नहीं होने वाली है, और डायबिटीज भी होती है। मतलब बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं। तो अभी अपन इसको बुखार के रूप में और कोरोना के रूप में, काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना जान रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके और भी यूज हैं। और ये जो देख रहे हो, ये जंगल में मिलता है, कभी कभी तुम्हारे बाड़ी में मिलता है ना। क्या बोलते हैं इसको? लोकल नेम नारबोद बोलते हैं, है ना। आपका यहाँ का स्थानीय नाम है नारबोद। ये सतावर है। ठीक है, सतावर में इसको सतावर बोलते हैं। दूसरे स्थानों पे इसको जंगली सिमैया भी बोलते हैं। जंगली सिमैया खाए ना, है ना। नूडल्स जैसी होती ना सिमैया या सेवई, जो भी बोलते हो, तो जंगली सिमैया भी बोलते हैं इसको। सतावर का है, और स्थानीय भाषा में क्या बताया? नारबोद है ना। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग जो है, ये बलवर्धक औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो रहेंगे, जैसे अदरक फैलता ना, हल्दी फैलती ना, तो ऐसे जब इसको निकालेंगे तो उसके अंदर से ऐसी कंद निकलेंगे। उन कंदों का उपयोग अपन औषधि के रूप में, बलवर्धक औषधि के रूप में करते हैं। और कोई है इसका? हाँ, जो महिलाएं जो होती है ना, महिलाओं के जैसे जो दुबले पतले होंगे, है ना, मतलब पुष्ट बन जाएंगे, है ना। तो ये भिर्रा है ना। इसको भिर्रा का बॉटनिकल नेम याद नहीं आ रहा, किसी को हो तो बता भाई। अच्छा चलो, क्लास में बता दे रही। ये भिर्रा है। इसका वैद्य जी ने उपयोग बताया कि इसकी पत्ती जो सूखी है, उसमें धुआं कर दो तो मच्छर भाग जाएंगे। ठीक है, किसी का भी धुआं कर दो तो मच्छर भाग जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अब इसका मैं थोड़ा अलग प्रकार से बताता हूँ। ये जो भिर्रा है, आपको जिस जंगल में भिर्रा मिले, ठीक है, ये समझना कि वो जंगल नष्ट होने की कगार पे है, विलुप्ति की कगार पे है। ये जंगल की लास्ट स्पीशीज रहती है। ये जहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ये समझ लो कि हमारा जंगल नष्ट होने वाला है। भिर्रा जिस क्षेत्र में होगा, वो जंगल नष्ट होने वाला है, फिर से दूसरा जंगल बनेगा। तो ये भिर्रा की पहचान है। ठीक है, अगर जहाँ होगा, नहीं विलुप्त प्रजाति नहीं बेटा, ये जहाँ पे खूब सारा पैचेस रहेगा ना, एक बहुत बड़े एरिया में अगर भिर्रा पाया जा रहा है, तो ये मान के चलना वहाँ पे कोई दूसरी स्पीशीज आने वाली नहीं है। उस एरिया का जंगल नष्ट होने वाला है। क्लाइमैक्स कंडीशन है, ये चरम अवस्था की कंडीशन है। उसके बाद फिर कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो ये भिर्रा का है। चलो, रेड स्नेक, धामन जिसको बोलते हैं, घोड़ा पछाड़। आगे बढ़ते जाओ, ऐसा आगे बढ़ते जाओ। ये डिप्टी साहब ने पहचाना है ना। तो वो बताया कि धामन सांप है ना। तो धामन सांप बहुत लंबा सांप होता है, और उसके ये भ्रांति है लोगों में कि ये पूंछ से काटता है। कभी सांप पूंछ से काटता है ना। बोले धामन है, बोले पूंछ मार देगा तो जहर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो दांतों में ही जहर होता है। और सांपों की वैरायटी है, अभी बताएंगे कौन कौन से सांपों से अपने को डरना है और कौन कौन से नहीं डरना है। बाकी सांप अपन ऐसे पकड़ के गले में भी डाल लेते हैं, कुछ नहीं होता सांपों में। गोहरा में किसी में जहर नहीं होता। तो कैसे भी देखी थी, है ना। तो उसका हम बता नहीं पा रहे, उसका नाम क्या होता है, वो रूपांतरित होती है। अच्छा, ये देख रहे हैं अपन, ये क्या दिख रहा है? पत्थर। भूक्षरण है, ये वृक्षण के क्षरण, भूक्षरण है ना। भूक्षरण
ये हिंदी शब्द है और सॉइल इरोजन है इंग्लिश शब्द। ठीक है, देखो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है और धीमे धीमे नाला बनता जा रहा है ना। और देखो वो कितनी बड़ी खाई बन गई, गहरी हो गई ना। तो ये क्या होता है, जहाँ वृक्ष नहीं होती हैं, वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। ठीक है, जकड़ के रखती है, जड़ तंत्र जो बनाती है ना, जड़ तंत्र मृदा तंत्र है ना, तो बांध करके रखती है, पकड़ के रखती हैं, है ना। और जहाँ पे वृक्ष नहीं होते हैं तो ऐसी सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी कट जाती है। और जब मिट्टी कट जाती तो वैसा ऐसा और ऐसी बिगड़ता ना मिट्टी। तो ये सॉइल इरोजन है, उसमें किताब में लिखा है वन प्रबंधन। तो फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, वन प्रबंधन भी करते हैं। वनों का प्रबंधन कैसे होता है, आदमी के मन में यही होता है, बोले यार वनों का प्रबंधन, बोले बस पेड़ देखा इसका प्रबंधन होगा। वनों का प्रबंधन अगर किसी से पूछा जाए कि वनों का प्रबंधन क्या है, तो यही बता दें कि जंगल की देख रेख करना, उसका मैनेजमेंट करना, वही प्रबंधन है। एक्चुअली में वनों के प्रबंधन में वन के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जो आप जंगल में जैसे प्रवेश करें, जंगल में पत्ता भी दिख गया तो वो जंगली पत्ता हो गया, पेड़ दिख गया तो वो जंगली पेड़ हो गया, पत्थर दिख गया तो जंगली पत्थर हो गया, मिट्टी दिख गई तो जंगली मिट्टी हो गई। ठीक है, तो वो सब जंगल के अंदर आई ना, तो उनका हमको प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है। तो जो सॉइल इरोजन बताया कि ये कटिंग हो रही है, मिट्टी काट रही है, नाला बन रहा है, नाली बन रही है, फिर धीमे धीमे नहर बन जाएगी, नदी बन जाएगी, है ना। और हमारी वो मृदा ऐसे कट कट के पूरी बह जाएगी, मिट्टी बचेगी नहीं। तो क्या करते हैं, वनों के प्रबंधन का एक पार्ट है, इसको अपन बोल्डर चेक डैम बोलते हैं, पत्थर का चेक डैम। क्या बोलते हैं, बोल्डर चेक डैम या पत्थर का चेक डैम। ये क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि अपन उस मिट्टी के कटाव को रोक पाए। अब कहोगे साहब ये बना दिए कैसे रुकेगा कटाव। तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में ये मिट्टी कट कट के आती है और भी पत्ते वगैरह कुछ झाड़ी झंकार आती हैं, तो यहाँ पे वो जमा हो जाती है ना, जमा हो जाती है, जिसे निक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। लेकिन सिल्ट्रेशन हो जाता है उसका, मिट्टी पत्थरों के ऊपर मिट्टी पत्तों का जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो वो धीमे धीमे सिल्ट्रेशन होता है, तो परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, वहाँ से कटाव बंद हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे एक मिट्टी की परत बन जाती है, वो धीमे धीमे बनते जाती है, तो एक प्लेन टाइप का आ जाता है। तो ये मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए, सॉइल इरोजन के लिए हम बोल्डर चेक डैम बनाते हैं, इससे मिट्टी का कटाव रुकता है। आगे निकल जाए, बाकी को बता देंगे। ये वृक्ष कटा हुआ था, ये वृक्ष लेनिया का है। जब वृक्ष कट जाता है कोई हरा वृक्ष, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी लकड़ी जब्त कर लेते हैं और उसका नीचे से शाख तराशी करते हैं, मतलब फूट की ड्रेसिंग कर देते हैं। ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है, वन प्रबंधन का एक पार्ट है। ये ठूंठ वो काट के चला गया होगा, हमने इस ठूंठ को ड्रेसिंग भी की है, इस पे नंबर भी डाला है, हमारा हैमर होता है वो भी डाला है, इसकी ड्रेसिंग की। ये हरा ठूंठ था, ठीक है, कॉपी जाएंगी, शाखाएं आएंगी, उससे 8-10 एक ठूंठ से, तो ये ठूंठ ड्रेसिंग दिखानी थी। ड्रेसिंग करते हैं तो उससे कॉपी जाती है, शाखाएं आती हैं।
जिन जिनने देखी है वो आगे बढ़ जाओ। ड्रेसिंग करते हैं, है ना। तो ड्रेसिंग जब करते हैं ना, एक वृक्ष कटा था, एक ठूंठ की हमने ड्रेसिंग की। ये ड्रेसिंग इसलिए की कि जब इससे कॉपीज आएगी, ठीक है, कॉपीज मतलब इससे शाखाएं फूटेंगी, तो एक ठूंठ से 4 से 5, 8, 10 तक शाखाएं फूटेंगी। तो एक पेड़ से हम एक ठूंठ से कितने पेड़ बना सकते हैं, उसका मैनेजमेंट करके 8 से 10 बना सकते हैं। कम से कम 4 तो निकलेंगे, और 4 का हम मैनेजमेंट करेंगे। तो जो वनों का प्रबंधन है, तो ठूंठों को भी हम तराश के उनसे कॉपी निकाल के उनसे वृक्ष प्राप्त करते हैं। ये टाइगर का जो है विष्ठा, उसमें हड्डियों की जो मोटाई है और लंबाई वो ज़्यादा होती है, और तेंदुए में कम होती है। और वो भी अगर बच्चा शेर रहा तो उसकी भी कम मात्रा होती है, हड्डियाँ भी छोटी होती है। लेकिन पहचानने में वो विष्ठा करने के बाद हमेशा कुरेदता है। तो कुरेदता है तो तेंदुए के नाखून के निशान पास पास में होते हैं, और शेर के थोड़े दूर होते हैं, तो उससे और ज़्यादा पहचाना बड़ा पंजा होता है उसका। और आप बोलोगे कि मांस तो कुत्ता भी खाता है, कुत्ते का भी होता है ऐसा ही, लेकिन वो होता क्या है, सूखने के बाद वो काला पड़ता है, और शेर तेंदुए का सफ़ेद पड़ता है, क्योंकि कुत्ता नमक मिर्ची खाता है और शेर तेंदुए नहीं खाता। बेटा, वन विभाग में जब नई भर्ती होती है ना, तो जैसे ये आया हमारे पास, इधर आओ, ये अभी नया बंदा आया हमारे, ठीक है, और ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको लाभ लिखा सब क्या कर रहे थे। तो अभी तुम लोगों को ठूंठ दिखाया ना, ठीक है, फिर ये विष्ठा दिखाया है। तो नए लड़के जब भर्ती होके आते हैं, किसी को बताओ तो कोई पेड़ कट गया है, अब हम उसके पास गए, उसको हम फीता रख रहे, टेप रख रहे, ठीक है, फिर ऊंचाई नाप रहे, ठीक है, फिर कुछ उसमें लिख रहे। तो दूर का आदमी जो नहीं जानता है, तो वो पता है क्या कहता, क्या पगला है, तो वो ऐसे कैसे कर रहे, उसका क्या मतलब है ना, पगला समझते हैं। तो अब इसको भी कोई नहीं जानता, वो यार बताइए हमको टट्टी के साथ दिखा रहे हैं, कितने गंदे आदमी। तो ये मैनेजमेंट के तरीके, जैसे ठूंठ का बताया ना, कि ठूंठ की हम लोग तराशी करके ड्रेसिंग करके उससे कॉपीज लाते, दिखाए ना, 2 कॉपीज बड़े पेड़ दिखाए ना, उसको ठूंठ को काटा हमने, कॉपीज मिले, कॉपीज से बड़े वृक्ष हुए। उसकी पगमार्ग बताया, ठोंचना बताया, ठीक है, वो तो वनों का प्रबंध हो गया। अब वन्य प्राणियों का प्रबंध है। हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पे तेंदुआ है, तो तेंदुओं की सुरक्षा हमको करनी है, और प्लस उस तेंदुए से ग्रामीणों को भी बचाना है, उस तेंदुए को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, तो प्रत्यक्ष दर्शन पे तो अपन मान लेते हैं कि हमने देखा है, क्या हो गया सर, उड़ के आ जाता है, बाजी कभी कभी उड़ के आ जाता है, लेकिन जंगल में कोई चीज़ दिखती है तो हमको वो रोमांचित लगती है ना। तो अपन ये बता रहे थे कि आपने को जैसे वो तो वो बात, अगर हमको टाइगर दिख जाता, तेंदुआ दिख जाता, तो हम देख लेते और खुश हो जाते, ठीक है, खुश हो जाते। लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे करनी, उसके लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो जब वन्य प्राणियों की सुरक्षा का संबंध आता है, तो हमें उनकी प्रबंधन भी करना पड़ता है। तो ये बता रहे थे, विष्ठा दिखाई, विष्ठा की पहचान बता रहे कि टाइगर कैसी पहचान होगी, ये लेते हैं। तो 2 बच्चे देख लो, इसका साइज नाप के देख लो। और अगर सांप ना हो तो क्या होगा फिर हमारे साथ? चूहों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मेंढक की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और वो हमें जैसे कोरोना बीमारी आई थी ना, उसी प्रकार का एक नया बीमारी लेके आ जाएगा। इसलिए हमारे पर्यावरण में इनका रहना भी बहुत जरूरी है। सांपों की प्रजाति में दुनिया में 3000 होते हैं सांपों की प्रजाति पूरी दुनिया में, और भारत में 300 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 44 प्रकार के सांप अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और उन सांपों में 4 ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं और हमारे जीवन को क्षणिक समय में नष्ट कर देते हैं, और उन सांपों को पहचानना बहुत जरूरी है।
सबसे पहला सांप होता है स्पेक्टेड कोबरा, जिसको कहते हैं नजा नजा, जिसमें ऐसा फन होता है और उसमें एक इस प्रकार का निशान भी होता है ओम की तरह। स्पेक्टेड कोबरा नजा नजा कहते हैं, हाँ नांग सांप बोलते हैं इसे। दूसरा होता है रसल्स वाइपर। घरों में हम खाना बनाते हैं, कुकर किस प्रकार की आवाज करता है, उससे भी बहुत जोर से आवाज करता है ये रसल वाइपर। रसल वाइपर, इसके ऊपर में, स्केल के ऊपर में एक चैन की तरह एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला पहचानने के लिए। रसल वाइपर आपके इसमें किताब में शायद होगा, तो पता नहीं वहां पर। ये रसल वाइपर जो है बहुत फुर्तीला होता है और बहुत डेंजरस होता है। तीसरा है इसमें फुरसा सांप, बहुत छोटा सा होता है और जलेबी की तरह होता है, ऐसा मरोड़ा हुआ, लेकिन उसकी फुर्ती इतनी है कि पलक झपकते ही वो अपना स्ट्राइक करता है और वापस हो जाता है। और फुरसा सांप के काटने से मांस गलने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है और बहुत कम समय रहता है उसमें भी। और चौथा है कॉमन क्रेक, डांडेकार जिसको कहते हैं, बहुत साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर, इसके काटने से आपको ऐसा पता चलेगा कि मच्छर ने काटा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसका जो है नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है और ये हमारे ब्लड में बहुत फुर्ती से फैलता है। इसको मैं रोकने के लिए कुछ उपाय है बताऊंगा इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं सांप काटने वाले इंसान को बचाव कैसे करना चाहिए। उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। सांप अगर काट दे किसी को, उसे पानी नहीं पिलाना चाहिए। सबसे पहले तो उसे अगर कोई पहचानता हो तो उसको सांत्वना दे, धैर्य से उसको बताए कुछ नहीं होता आपको, बस। उसमें है फिर उसे बांधना नहीं है। कुछ क्या करते हैं गांव में कि सांप ने जहाँ काट दिया, बोले जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसलिए उसके ऊपर में बांध देते हैं। बांधने से ब्लड चोक हो जाता है और उसके जो चोक होने से मृत्यु की टाइमिंग बहुत कम हो जाता है। उसमें है फिर शरीर के काटने, जहाँ काटा है कई लोग क्या करते हैं वहाँ पर चीरा मार देते हैं, ब्लड मार देते हैं। ब्लड कभी चीरा नहीं मारना चाहिए। अगर जैसी ब्लड के कांटेक्ट में और आ जाएगा तो बहुत फुर्ती से फिर ब्लड बॉडी में, ब्लड में वो जहर फैल जाता है। और जहाँ काटा है उस जगह पे अगर उसने या अंगूठी पहना है या कुछ चूड़ी पहना है या कड़ा पहना है, कुछ भी चीज़ें पहना हो, उसको उतार के रख देना चाहिए। और उसको सोने नहीं देना चाहिए ज़्यादा, उसको बातचीत करते रहे, नॉर्मली उससे बातचीत करते रहे और उससे पैदल न चलाए। कोई भी साधन मिलता है, व्यवस्था होती है, तुरंत अगर अपने को ऐसे हॉस्पिटलों का पता लगाना जहाँ से सांप काटने के बाद उसका उपचार वहाँ होता हो। इसका एक एंटीवेनम होता है, वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले से अपने कांटेक्ट में ऐसे हॉस्पिटलों के नाम लिख के रखे, डॉक्टरों के नाम लिख के रखे और उनके फ़ोन नंबर से रखे कि भाई अपने यहाँ कभी घटना हो जाए तो हम तत्काल उसको फ़ोन कर दें वहाँ पर कि सर हम एक पेशेंट ला रहे हैं, और उनको जो है वो अपनी व्यवस्था वहाँ पर बनाए रखे। क्योंकि रसल वाइपर जो काटता है, उसके काटने के बाद में जो है हमारी सांसें लेने की जो वो रहती है शक्ति, वो कम होती जाती है। वेंटिलेटर में चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ये भी हमको पहले से ही तैयारी करना पड़ता है। किंग कोबरा की लंबाई बहुत होती है इसकी। देखो 100 स्केल जो मैंने बोला था, ये जलेबी की तरह होता है, ये छोटा सा होता है, बहुत लंबाई इसकी, लेकिन फुर्ती बहुत होती है, एक्शन बहुत जल्दी लेता है। ये पलक झपकते ही बाइट करता है और वापस अपनी जगह पे। होगा वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम होना है अभी, तो उस एग्ज़ाम में हम चाहते हैं कि सभी के 100 में 100 अंक आएँ। किसी का 99 ना हो, किसी का 97 ना हो, अच्छे नहीं लगेगा। किसी को एक प्रमाण पत्र और एक शील्ड दें, बाकी को ना दें। इसलिए टक्कर होनी चाहिए, सभी के सभी 100 अंक पाना चाहिए, तब तो हमको अच्छा लगेगा।
यदि हमने इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड दे दिया, बाकी का क्या करेंगे? बाकी का आना बेकार हो जाएगा। खाए पिए और चल दिए, है ना। तो अपने को जितनी भी चीज़ें जिसके द्वारा हमें बताई जा रही है उसको अपने को देखना है, सुनना है ना। अब ये अपन क्या है, इसमें अपनी रिदम तोड़ देते हैं। 2 इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं, कुछ तितली देख रहे हैं, कुछ गोहरा देख रहे हैं, कुछ पेड़ को नोच रहे हैं, तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अभी अपन ने पूरे टाइम एंजॉय किया, अपन और एंजॉय करेंगे। पहले कहा था ना कि अनुभूति लेके जाना है, यहाँ महसूस करके जाना है इस जंगल को। तो ठीक है, अभी तक ये सांपों के बारे में सुन लिया, बताया साहब ने कि सांप की कितनी वैरायटी होती है, कौन सा सांप कैसा होता है, ठीक है, और कैसे दिखता है, कैसे पहचाना जाता है। तो इसमें सांप की वैरायटी में, सांप को पहचानने में और सांप के जहर के बारे में बता दिया है, ठीक है। अपन उस रास्ते से आ रहे थे, अब ये भी एक रास्ता है ना। ये अपन किसी के बॉर्डर पे बैठे, ठीक है। उधर पूर्व लांजी रेंज लगती है, ये सीमा लाइन है, इधर वेस्ट लांजी रेंज लगती है। वहाँ पूर्व है, वहाँ पश्चिम है। अब तुम कहोगे जंगल वाले हैं और जैसा बता देंगे वैसा चलेगा, ठीक है। तो आप देखो ना, इधर भी देखो और इधर भी देखो और वो रोड देखो, तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कोई बाउंड्री या कोई सीमा लाइन या कोई रेखा खींची है, ठीक है। तो जंगल में क्या है, जंगल को बांटते हैं। बोले बालाघाट जिले का जंगल, गोंदिया का जंगल, गोंदिया में खड़ा हो जाओगे इतना तुम, तो ये थोड़ी कहोगे कि साहब ये बालाघाट का जंगल है। क्या कहोगे? क्यों कहोगे? कोई लाइन होगी ना, बाउंड्री होगी ना, है ना। तो प्रत्येक जंगल बांटा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम चूंकि अब रेंज बाउंड्री पे बैठे हैं, एक तरफ पश्चिम रेंज है इस तरफ और उस तरफ पूर्व रेंज है, ठीक है। तो ये जो सीमा लाइन है, ये सीमा लाइन हमारी रेंज को, हमारी बीट को, हमारे ज़िले को, है ना, या हमारे प्रदेश को बांटती है। ऐसी ये जो रेंज बाउंड्री पे बैठे हैं, तो ये रेंज बाउंड्री से डिसाइड कर लिया कि ये रेंज बाउंड्री हमको पता था। अब उसको और देखना है, तो जो बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री में या तो एक नेचुरल सोर्स होता है, या तो नदी बाउंड्री बना देगी, या नाला बाउंड्री बना देगी, या कोई बेंच मार्क होगा, है ना, कि भाई ये बेंच मार्क है, तो इस बेंच मार्क के आधार पर अपन बताते हैं कि ये बाउंड्री है, ठीक है। ऐसे ये फूटा हुआ पड़ा है, आगे यहाँ देख नहीं रहा कोई, बताने जाएगा तो आगे एक मुनारा है, ये फूटा हुआ पड़ा है, ये मुनारा है। तो जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री पिलर्स होते हैं, उनको हम मुनारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुनारे की पहचान होती है कि ये बाउंड्री, ठीक है। तो अपन एक सीमा लाइन पे बैठे हैं, एक बाउंड्री पे बैठे हैं, बाउंड्री को काय से अपन डिफाइन कर देते हैं, मुनारा बना देते हैं, है ना, बाउंड्री पिलर जिसको बोलते हैं उससे बना देते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने सीखा कि सीमा लाइन जंगल को बांटती है, ये फलानी चीज़ का जंगल, ये फलानी चीज़ का जंगल, है ना। तो उधर किस रेंज का जंगल है? पूर्व का, और इधर पश्चिम का। तो दो रेंज का जंगल देख लिया ना तुमने। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपको वहाँ कुछ ठूंठ ड्रेसिंग दिखाया, कुछ विस्टा दिखाया, तो मैनेजमेंट दिखाया था। जो ठूंठ ड्रेसिंग दिखाया था, इधर आ जाना, इधर जो ठूंठ ड्रेसिंग दिखाया था, देखो ये सब लैंडिया जो है ना, झारुल जिसको बोलते हैं, लेगर स्टोमिया परवीफ्लोरा, इसको किसी ने काटा होगा, तो देखो कैसे निकल रहे हैं कॉपीज, शाखाएं एक ठूंठ से कैसे निकल रहे हैं, 6-7। तो हमने बताया था ना कि ठूंठ ड्रेसिंग हम करते हैं, किसी ने काट दिया, इस पेड़ को काट दिया, उसकी हम ठूंठ ड्रेसिंग करते हैं। अब ठूंठ ड्रेसिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो ठूंठ जिंदा रहे और उससे शाखा निकलवाएं। जब जो शाखाएं निकल आती हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें 4 सीधी जा रही है, 5 सीधी जा रही, फिर हम उसको सुरक्षित रखते हैं और वो बढ़ते हैं, तो एक पेड़ से 4-4 पेड़ बन जाते हैं, जैसा कि हमने रास्ता में भी दिखाया था। देखो पीछे यदि अचार का पेड़ दिख रहे होगे तो नीचे से एक फूट आया ना, फिर आगे जाके 2 हो गए, तो इस प्रकार से 2 कॉपीज बनती हैं, ठीक है। वो किसी ने पहले काट दिया होगा नीचे से, तो फिर उससे 2 हो गए, वो नेचुरली आया हालांकि, ठीक है। तो ये कॉपीज के बारे में हो गया ना कि एक ठूंठ से अपन 4-4 क्या 10-10 बना लेते हैं, ठीक। अब देखो हमने बताया था कि साझा कैसे दिखेगा, कहाँ है साझा, बताओ कैसी पहचान होगी, कहाँ है साझा, हम भूल गए। एक ये है और
ये भी है, कैसे पहचाना बताओ? हैं? देखो पवन, ये लड़के साजा के पेड़ को पहचानने लगे, बोले वो बता रहे हैं कि सर मगरमच्छ जैसी छाल जिस पेड़ की होगी ना वो साजा होगा। मतलब इन्हें सीख लिया आज, है ना, सीख लिया, मतलब तुम पहचानने लगे। ये साजा के पास में कौन सा वृक्ष दिख रहा है? अचार। साजा का वैज्ञानिक नाम तो हम भूल ही गए हैं, किसी को पता है? लो पेट पलटन लगेगा। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। ऐसे उसके बगल में अचार खड़ा है, ये भी अचार खड़ा है जहाँ हमारे निशांत सिंह खड़े हैं। ये अचार, जो अचार गुठली होती है ना, 1400 बिक रही है अभी मार्केट में, है ना, 1400 है ना, 1400 रुपये किलो बिक रही है। जो चिरौनी दाना आता ना, ये अचार के पेड़ का ही आता है। एक उसमें फल होता है, ठीक है, जैसा बेर का फल होता है ना, वो पक जाता लाल, ऐसे ही उसका छोटे बेर का है ना, छोटा बेर जो जड़ी जंगल वाला में मिलता है खेतों में, तो वैसा अचार का निकलता है। फिर उस अचार को टेस्ट में ही खाते हैं, जैसे बेर खाते हैं वैसे भी खाते हैं। फिर उसकी जो गुठली निकलती है, उस गुठली को फोड़ते हैं, फिर उस गुठली से क्या निकलती है तुम्हारी? दाना चिरौंजी दाना, है ना। चिरौंजी दाना को फिर अपन वो काजू किशमिश मेवा के साथ गुड़ दुनिया भर का करते हैं। तो ये 1400 रुपये केजी चलता है। तो ये अचार का वृक्ष है जिसको चार भी बोलते हैं। बॉटनिकल नेम इसका बुकनेनिया लेंजन है ना, बुकनेनिया लेंजन है, ठीक है। ये अचार का वृक्ष हो गया, ठीक। और बताओ, और काहे का दिख रहा है? दो वृक्ष पहचान लिए, दो वृक्षों की बॉटनिकल नेम देख लिए। और बताओ हमारे डिप्टी साहब लोग बताएंगे, हैं? महुआ है, महुआ तो बता दिए है। क्या बनता है महुए से? छत्तीसगढ़ में बना ना सैनिटाइजर। आंवला है सर, आंवला है, वो देखो आंवला है। आंवला जंगल में विलुप्त होता जा रहा है, ठीक है। आंवला को क्या बॉटनिकल नेम भूल गया उसका? एमिलिका है ना। तो ये आंवला है। आंवला से अपन क्या करते हैं? आंवला का अचार रखते ना। तो अब देखो उसका बॉटनी का मतलब कॉमर्शियल भी यूज है और मेडिसिनल भी यूज है। कॉमर्शियल यूज ये हो जाएगा कि उसका तुमने तोड़ा फल और जाके बेच दिया तो अचार रख लिया, मुरब्बा भी रख लिया, उससे पैसे आए, ये तो हो गया कॉमर्शियल पर्पज। अब मेडिसिनल यूज क्या होगा? मेडिसिनल यूज मैडम लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोग बालों में वो है ना यूज करते हैं, तो वो पता है ना कि काले हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, तो वो मेडिसिनल यूज है ना, औषधि उपयोग हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? त्रिफला सुना होगा, 3 फल वाला। तो 3 फलों में से एक फल काहे का होता है? आंवला का भी यूज कर लेते हैं अपन, तो त्रिफला बना देते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब किसी को खांसी आ रही, देखो उसने खांसी लिया ना, जब किसी को खांसी आती है तो अपन उसमें क्या करते हैं? जब फल वो सूख जाता है तो उसको अपन भूनते हैं, स्थानीय उपयोग है वो। तो पर अगर उसका अपन वो क्या बोलना चाहिए, पाउडर बना के अपन फाँक मार के खाएंगे तो हमारा खांसी भी ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिनल भी हो गया और कॉमर्शियल भी हो गया, ठीक है। अब पी लिया है पानी, आगे चलते हैं और देखते हैं। सबको देख गए? सबको देख गए ना? सुनो उनको, सुन लो अंकल जी। वीवर एंड का ये घोंसला है, ये अपने घोंसला बनाने की कला के लिए जाने जाते हैं। ये अपने लार्वा से सिल्क तैयार करके ये घोंसला पत्तियों के एक साथ दूसरों को जोड़ करके बनाते हैं ये, और ये समूह में रहते हैं। इनका लाखों का समूह होता है और एक ही ट्री में ये कम से कम 50 से ज़्यादा अपने घोंसले बनाते हैं। और इनमें 2 कलर पाए जाते हैं, एक रेडिश भी होता है और एक येलो ब्राउन भी होता है। और इनका भोजन जो होता है, छोटे इंसेक्ट जिसको कीड़े कहते हैं, उनको ये खा करके ये लिक्विड डाइट में रहते हैं। ये लोग लिक्विड डाइट लेते हैं। और उसका बॉटनिकल नेम जो है फाइकस बेंगेलेंसिस है, फाइकस बेंगेलेंसिस, ठीक है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पेड़ के साथ दूसरा पेड़ भी अटैच है। ये क्या दर्शाता है, हमको क्या सिखाता है? ये अपने आप में एक खुद इको टूरिज्म है। जो इको टूरिज्म जिसको कहते हैं ना, वो खुद ही एक इको टूरिज्म है। इसमें बहुत सारे ऐसे जीव है जो इसके अंदर रहते हैं, और हम कई सारे पक्षी देखेंगे आप इसी के अंदर घोंसला बना के भी रहते हैं। ठीक है। और इसका जो है हमारे, इसको कौन सा वृक्ष कहा जाता है हमारे इसको? बरगद का। अपने इसमें दिया हुआ है भारत का, ये क्या कहलाता है? राष्ट्रीय वृक्ष। और इसका हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ इसका नाता है। ये धरती आवाज आई कि एक तेरा राष्ट्रीय पिता। इसके जो फल जो होते हैं ये हमारे महिलाओं या पुरुषों के लिए अत्यंत जो है ताकतवर, जो एनर्जी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके जो पत्तियों का जो दूध होता है, इसके दूध से वो बताशे में लेकर के इसको अगर कुछ दिनों तक सेवन किया जाए तो जिम में जाने वाला जो व्यक्ति जिसको प्रोटीन पाउडर की जरूरत पड़ती है ना, वो इसकी पूरी कमी को वो पूरी कर देता है ना। तो इस बरगद के वृक्ष में सहजीविता और परजीविता का एग्जाम्पल है। सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक और क्या बोलना, पैरासाइटिक है ना। तो दोनों का है, जो एक दूसरे के लिए जीवन जिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, है ना। एक दूसरे का काम चलाएं, वो सहजीविता है एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो देखो इसमें महुआ और बरगद दोनों एक दूसरे के मित्र बने हुए हैं, तो ये सहजीविता है ना। वो अपना भोजन इसको दे रहा होगा, वो इसको दे रहा होगा, और जो भी क्रियाएं हो रही हैं आपस में आदान प्रदान कर रही हैं, तो ये सहजीविता का एग्जाम्पल है। यहाँ आपने सहजीविता को देखा। एक चीज सर, एक सवाल था मेरा, ये हमेशा जब भी देखा जाए जहाँ पर भी ये बरगद के पेड़ होते हैं, वहाँ उसके आजू बाजू चबूतरा बनाया जाता है। वो चबूतरा बनाया जाना चाहिए क्या नहीं बनाया जाना चाहिए? बनाया जाना चाहिए। लेकिन वो चबूतरा बनाने से ये होता है कि उसकी पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है, और हमारे लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। पानी हमको, हाँ, वो जो चबूतरा बैठने के लिए बनाते हैं, उसके सीमेंट की वजह से जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये जो पानी सोखने की इसकी जो क्षमता रहती है वो वहाँ खत्म हो जाती है। यस सर। और उसकी जो वट्रेस आती है ना ऊपर से, जो जिसको जड़ बोलते हैं, एक्चुअली जड़ नहीं होती है ना, बेल टाइप की होती है, बेल भी नहीं होती है, वट्रेस ही बोलते हैं, वो आती है प्रतान, है ना। वो जब आती है नीचे ज्वाइंट हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि दूसरा वृक्ष खड़ा हो गया हो। और कई प्रकार की ऐसे मिलेंगे कि मेन वृक्ष तो चला ही गया, भूल गए उसको है, लेकिन उसकी जो प्रतान आई है ना, वो इतनी डेंस हो जाती है, तो उनसे एक नया बरगद वृक्ष लगता है। तो वन प्रबंधन में ये PIP बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका आकार 2x2 से लेके 2x3, 2x4, 2x8, 4x4, 3x4, मतलब जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा रहेगा। PIP पग इम्प्रेशन पैड। PIP का पूरा नाम क्या है? पग इम्प्रेशन पैड, ठीक है। अब चूंकि जंगल हमारा बहुत बड़ा है, क्या है, जंगल बहुत बड़ा है ना। पहले तो ये बताओ, सबको PIP दिख रही ना? तो जंगल बहुत बड़ा है, और हम हर जगह टाइगर को, हर जगह हिरन को, हर जगह तेंदुआ को नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ पगडंडी होती है, कुछ नाले होते हैं जहाँ पे लगेगा कि यहाँ से वन्य प्राणी निकलेगा, यहाँ से गुजरेगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक हम निर्धारित आकार में एक वर्गाकार कह लें, आयताकार कह लें, वो जमीन को साफ करके उसमें रेत या राख या कुछ मिट्टी बारीक करके उसमें फैला देते हैं। वो फैलाने के बाद क्या होता है,
वन्य प्राणी जब निकलता है तो उस पर हमको उसका चिन्ह यानी पग मार्क का निशान प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग दैनिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम शाम को आए ना, शाम को हम साफ कर जाएंगे, जो निकला होगा उसको नोट कर लिया, शाम को साफ कर जाएंगे, फिर सुबह आएंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ वन्य प्राणी निकला था, उसका पग मार्क नोट कर लेंगे, फिर साफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने परसों साफ किया था, तो परसों रात में हमको तेंदुआ का इसमें निशान मिला था, मादा तेंदुआ आ गया था। तो उसको यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है, उसको हमने कहाँ से देखा, विस्टा से भी देखा है, और यहाँ पे तेंदुआ का मादा तेंदुआ का निशान मिला था, ये हमको पीआईपी में मिला है। ठीक है, तो ये पीआईपी हम इसलिए बनाते हैं, है ना। अब आप प्रत्यक्ष में दूसरा भी देखते हैं कि क्या है, ये अब पता नहीं किसी ने बना दिया हो, या हो सकता है दो जानवर एक साथ हो, या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम नहीं जानते कि तेंदुआ कौन सा है और टाइगर कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, ये देख रहे होगी आप, एक कैमरा ये लगा है और एक कैमरा ये लगा है, ये है कैमरा ट्रैप है ना। इनमें क्या होता है, जब कोई वन्य प्राणी गुजरता है तो इसमें फोटो भी खिंच जाती है उसकी और वीडियो भी बन जाता है। जैसा उसको सेट करोगे वैसा हो जाता है। ठीक है, फोटो खींचती है और वीडियो भी बन जाता है। तो ये कौन सा वन्य प्राणी निकला उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम कैमरा ट्रैप लगा देते हैं, तो उसमें डेट समय सब आता है कि कितने बजे, कितने सेकंड पे, कितने मिनट पे निकला था, कौन सा वन्य प्राणी था। अच्छा, जब इसको लगाते हैं हम, तो इसको हम जनरली, जब कोई नहीं जानता है तो इसको हम जनरली घुटने की साइज पे लगाते हैं, क्योंकि जो टाइगर होगा ना, इतनी घुटने मतलब लगता है कि इतने पे आ जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला बना है कि इसको घुटने की साइज पे लगा देते हैं। और कैसा लगा देते हैं, यदि हमने इसके सामने दूसरा कैमरा लगाया, देखो एक फ्लैशर वहाँ से गला, एक फ्लैशर अगला से गला, तो वहाँ की लाइट और यहाँ की लाइट एक दूसरे पे पड़ेगी, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा लगाते हैं कि एक कैमरा इसका फ्लैश ऐसा जाएगा, तो दूसरा कैमरा हम थोड़ा 1-1.5 मीटर या आधे मीटर पे हट के ऐसा लगा देंगे, तो उसकी फ्लैश इधर जाएगी। अब क्या होगा कि वन्य प्राणी यदि निकला है तो इस तरफ से इसका भाग आएगा और उस तरफ से ये वाला भाग आएगा, तो अपने को मालूम चल जाएगा, दोनों तरफ की अपन स्टेप्स वो देख लेंगे, उससे मालूम चल जाएगा कौन सा वन्य प्राणी और किस आकार का है, किस कलर का है, तो ये अपन उससे पहचान लेते हैं। तो ये चीज़ वन्य प्राणियों के प्रबंधन में अपन ने बताया कि फलाना वन्य प्राणी था, तो अप्रत्यक्ष रूप में हो गया। अप्रत्यक्ष में क्या देखा, अभी अपन ने वहाँ पे खरोच देखा, विष्टा देखा, है ना, विष्टा देखा, और फिर ये पीआईपी पे अपन ने पग मार्क देखा, और ये अपन ने कैमरा ट्रैप में देखा। तो ये क्या है, वन्य प्राणियों की मॉनिटरिंग के अप्रत्यक्ष एग्जाम्पल है ना, अप्रत्यक्ष उदाहरण। तो इससे हम वन्य प्राणियों की मॉनिटरिंग करते हैं। अब मालूम चला ना कि जंगल वाले जंगल में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो अभी है लंच, बढ़िया बच्चों के लिए इधर, बच्चियों के लिए उधर है टॉयलेट व्यवस्था, बढ़िया हाथ धोएं। ठीक है, सैनिटाइजर भी रखा है, सैनिटाइज करें अपने आप को, और खाना खाएं मत। तो खाना खाने के बाद आपकी 1-आधे घंटे की क्लास होगी, किसी को कुछ सुनाना होगा, हमको सुनाना होगा, हमको है ना। तो चलते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, कुछ पत्रकार बंधु भी आए हैं उधर, इधर भी आए हैं, जो आपको बोलना हो, जो आपने सीखा हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो बता देना, है ना। लेकिन ये बात देंगे तो पहले खाना खा लो, तुम इनको भी खिला दो, तब बता पाओगे खाना खराब था कि बुरा, है ना। यहाँ से हम आए, हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हम आए, हमने स्टार्ट किया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से लिया और ऐसे निकला। ठीक है, लड़कों की लाइन रहेगी, यहाँ से आए, हम स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये लिया और ये निकल, अनुशासन बना रहेगा।
करो यार। मर्जी से आए हो कि लाए गए हो? लाए गए हो? लाए गए हो ना? कौन लाया? टीचर लाए। भाई पहले टीचर ने बुलाया होगा ना, तब तो फॉरेस्ट वालों ने गाड़ी लगा दी। तो टीचर ने क्या कहा था, कहाँ जाना, क्या करना? गांधी राजा जाना पड़े। काहे के लिए? घूमने के लिए। और क्या कहा था? क्या बताया था मैडम इनको? उनको वहाँ बताया गया था कि आपको पूरा वन विहार कराएंगे, वहाँ पे जितने जीव जंतु मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे, और ये वनस्पतियाँ हैं जो जंगली उनके बारे में बताएंगे, और उसके बाद आपका मूल्यांकन होगा, आपने कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब बताएं। अनुभूति का मतलब अनुभूति क्या आपने घूमने के बाद क्या अनुभव किया, सब अपना अनुभव बताएंगे, और उसके बाद आप लोग की साक्षात्कार परीक्षा भी होगी बोले। अच्छा, मतलब सब लोगों ने बता दिया आपको कि अपने को अनुभूति कार्यक्रम में जाना, यही ना? तो अनुभूति कार्यक्रम में जाना है, तो अनुभूति क्या है? आपको कुछ अनुभूति हुई है? हुई अनुभूति? क्या अनुभूति हुई बताओ? अनुभूति का मतलब क्या है पहले ये बताओ। मैं फिर पूछेंगे अनुभूति हुई क्या नहीं। अनुभूति का मतलब है क्या? है क्या अनुभूति ये बताओ। जानकारी है? चलो पूजा जल्दी जल्दी बताओ। पूजा अनुभूति है क्या? हो जाओ। अनुभूति का मतलब है क्या? मतलब अनुभूति का शाब्दिक अर्थ जानना चाह रहे थे हम, उसका पर्यायवाची शब्द जानना चाह रहे थे। अनुभूति महसूस करना, अनुभव करना, फीलिंग्स लाना। तो कुछ आपके मन में अनुभव आया, फीलिंग्स आई, महसूस हुआ आपको? क्या महसूस हुआ? कुछ महसूस हुआ होगा ना, अनुभूति आई होगी, है ना? तो बताओ क्या महसूस हुआ क्या? और हमें कई सांपों के बारे में भी पता चला, और जीव जंतु के बारे में भी कुछ पता चला। क्या नाम तुम्हारा? साहिल। शाहिद खान। शाहिद कपूर। हुसैन कपूर नहीं है सर अभी। तो अनुभूति कार्यक्रम में आप लोग लाए गए हो, आप लोगों को कुछ अनुभूति हुई है, ठीक है, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो अनुभूति अभी नहीं हुई है। यदि अनुभूति हुई होती तो सबके चेहरे खिले होते, है ना? मुस्कान होती, मुस्कान नहीं। मतलब अभी तक जितना भी हुआ आपने झेला है कुल मिला के। खाना खा लिया तो लग रहा है कि चलो ठीक है यार, भला तो टैली कर दूँ। देखो, सुबह से आपको यहाँ पे लाया गया जीपों के माध्यम से, फिर आपको नाश्ता कराया गया, चाय भी पिलाई गई, ठीक है, फिर इसके बाद आपको फ्री में वन भ्रमण भी कराया गया, फोटो भी खिंचवाई गई, वीडियो भी बनाया गया, ठीक है, और जंगल भी घुमाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्वादिष्ट भोजन भी कराया गया। उसके बावजूद भी यदि मज़ा ना आए तो फिर दिक्कत तो होती है ना, कहीं कमी तो लगती है, ठीक है। तो उस कमी को हम बाद में पूरा करते हैं। आपको अनुभूति तो हम दिला के रहेंगे, है ना? ये बात है, अनुभूति दिला के रहेंगे, बस साल मान भर देना, दिला के रहेंगे। जैसा यदि आपने देखा होगा, अभी ये कोरोना बीमारी आई ना? नहीं आती, लेकिन आ गई। यदि हम चाहते तो बीमारी नहीं आती नहीं आती। फिर आपने देखा कि अभी देखो ठंडी का मौसम है, लेकिन अभी अपने को पसीना भी आया है, ठीक है। कहीं ज़्यादा ठंडी भी पड़ जाती है, कहीं ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, कहीं ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? प्रकृति है, उसमें डिस्टरबेंस आ गया है, असंतुलन आ गया है, मतलब संतुलन नहीं है। जैसे तराजू होती ना, अगर तराजू का दोनों पल्ले एक से रहें तो वो संतुलन की स्थिति में आती है। अगर कोई पल्ला कम या भारी हो जाए तो अपन उसको क्या कहते हैं कि इसका पल्ला भारी, इसका पल्ला कम, है ना? यानी असंतुलित अवस्था में है। तो ज़्यादा बारिश हो रहा है यानी अतिवृष्टि, ठीक है, एकदम से गर्मी पड़ना, ओवर टेम्परेचर, है ना, और अत्यधिक ठंडी पड़ना, शीतलहर, खेतों में पाला पड़ जाना, ये क्या है? प्रकृति का असंतुलन है, ठीक है, पर्यावरण का असंतुलन है, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन है। बेटा डिस्टर्ब नहीं करें, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन है,
ठीक है। अब ये असंतुलन आया कहाँ से, क्यों आया है? तो वास्तविकता में यही सोचने के लिए, यही जानने के लिए आपको बुलाया गया है। क्यों आया है? इसलिए आया है कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, उसके साथ हमने छेड़छाड़ की है। और वो छेड़छाड़ किस रूप में की है कि हमने जंगल को काटा है, जंगल की जमीन को हमने नष्ट किया है। और जब हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो पर्यावरण में असंतुलन होना स्वाभाविक है। और जब पर्यावरण में असंतुलन होता है तो कई प्रकार की विपदाएं, कई प्रकार की आपदाएं, कई प्रकार की बीमारियां हमारे समक्ष आती हैं। उनका एग्जाम्पल कोरोना भी है। ठीक है। अब जब पर्यावरण असंतुलन हो गया तो सबको चिंता होती है। ठीक है। हम 2016 से वन विभाग चला रहा है, 15-16 से अनुभूति कार्यक्रम क्यों चला रहा है? केवल खाना बनाने के लिए चला रहा है कि केवल फोटो खिंचवाने के लिए चला रहा है? इसलिए चला रहा है कि हम इसके माध्यम से कोई मैसेज दे पाए, कोई संदेश दे पाए। ठीक है। जैसे ये बच्चे हैं हमारे, ठीक है, हम इनसे बात कर लेते। गुड़िया से, उठो गुड़िया, खड़ी हो। हाँ, कोई भी हो जाओ, चलो तुम हो जाओ बेटा, खड़ी आओ। पहले तुम नाम बताओ अपना। मेरा नाम कैलाश कुमार भट्टी। एक चीज हमें ये बताओ, तुम अभी पापा से कहोगे कि पापा हमको एक बढ़िया ठंडी वाली जैकेट दिला दो, तुम्हारे पापा तुम्हारी बात मानेंगे, हाँ या ना? मानेंगे। फिर तुम पापा से कहोगे पापा हमको बालाघाट घूमने जाना है और हमको बालाघाट वाले माहौल में घुमाओ। माहौल होता है कि मॉल? अच्छा, मॉल होता है। ठीक है। बालाघाट वाले मॉल में घुमाओ तो घुमाएंगे, मतलब पापा तुम्हारी बात मानेंगे। तुम बढ़ जाओ, बाकी तुम लोगों की बात भी मानेंगे तुम्हारे पापा मम्मी? पक्का बताना, कोई झूठ नहीं बोलना। फिर वो डांट देंगे, फिर क्या करेंगे? तो वही बताना जिसकी बात मानेंगे। किस किस की बात मानेंगे उनके पापा मम्मी? सबकी बात मानेंगे लगभग, है ना। यदि एक बच्चा, जैसे अभी वो कह रही थी पानी पीना, तो दिया, अब वो शांत हो गई। ठीक है। तो बच्चों की बात सबके पापा मम्मी मानते हैं। बच्चे जिद करके, मासूमियत से, है ना, प्यार से, अपनी कला से अपनी बात अपने फादर से मनवा लेते हैं। तो यही कल्पना हमारे वन विभाग में आई कि जो पर्यावरण असंतुलन हुआ है, जो वनों का दोहन हो रहा है, जो वनों की भूमि जा रही है, इसमें हम आम जनमानस में, आम लोगों में कैसे चेतना का विस्तार करें, कैसे जागरूकता लाएं कि इसको कुछ हद तक बचाने में हम सफल हो सकें। तो उनने देखा कि इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होगा, वो है स्कूली विद्यार्थी। स्कूली विद्यार्थियों को आप जंगल में लाइए, जंगल से परिचित कराइए, जंगल की चीज़ों से परिचित कराइए और उन सब पर्यावरण के बारे में बताइए, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए जो एक छोटे से जीव से लेकर एक विशाल का हाथी के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए आवश्यक है। उनके बारे में बताइए तो उन बच्चों के मन में वो चीज़ बैठेगी। तो वो बैठने के बाद जब बच्चे बाहर अपनी चीज़ों को बताएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये भी बात होगी, चलो ठीक है साहब, पढ़ेगा, कर लेते, बुला लिया, आ गए तुम, अब होगा क्या जी? तो वास्तविकता जैसे अभी पूछा ना, इसलिए पूछा कि किसके मम्मी पापा बात मानेंगे। तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है। तो बच्चे यदि कोई बात अपने मम्मी पापा से कहते हैं तो उनकी बात को मानना पड़ता है। मानेंगे नहीं तो सुनेंगे जरूर और उसका एनालिसिस करेंगे, उसका विचार करेंगे ना, है ना। तो ये यहाँ पे ये सोचा गया कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो प्रकृति के और पर्यावरण के और समाज के बहुत अच्छे संदेश वाहक होते हैं, संदेश प्रसारक होते हैं, मैसेंजर होते हैं। तो आप हमारे संदेश वाहक हो, मैसेंजर हो। ठीक है। और जो यहाँ से संदेश दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा, उसको आप अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, फूफा में, बुआ को, मामा को, मामी को, चाचा को, चाची को बताओगे तो उस बात को सुनेंगे। तो ये माना कि ये बच्चे प्रकृति के अच्छे संदेश वाहक होते हैं। यदि इनके माध्यम से हम कोई मैसेज छोड़ेंगे तो इनकी संवेदनशीलता को, इनकी मासूमियत को देख के वो चीज़ असर पड़ेगी समाज में। और निश्चित ही यदि हम यहाँ से पर्यावरण बचाने की, जंगल ना काटने की, आग ना लगाने की,
इस प्रकार की मैसेज की अपील आपसे करेंगे तो आप निश्चित कहोगे पापा हम अनुभूति कैंप में गए थे, बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छी चीज़ें की और हमको बहुत मज़ा आया, और पापा मैं ये चाहता हूँ कि आप कल से गाड़ी लेके जंगल मत जाइए। आज आपके बच्चों को ट्रेन चलाना सिखा देते हैं, लोको पायलट बना देते हैं, ठीक है? चलाएं भाई, हाथ जा रहा है ना तो वैसी ताली आनी चाहिए ना, झटके से है ना। एक बार ठीक है। हाथ ऐसे रखो जैसे अगर अब कोई नहीं बजाना, अभी नहीं बजाना, एक बार हाथ ट्राई करते हैं, है ना। हुई अनुभूति? अब मैडम ने तो झूठ बोलो, सर ने भी झूठ बोलो, तो हम एक चीज और बता दे रहा, मैडम का क्षमा चाहते हैं, थोड़ा बच्चों को आनंद आ रहा है तो हम क्षमा चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, मैडम और सर बोले कि हमारे घोटी स्कूल के बच्चे बहुत एडवांस है, बहुत स्मार्ट है, तो इनने बीओ साहब से बोल दिया, बीओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ना, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, वो बात डीओ साहब तक चली गई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, कि साहब हमारे बच्चे तो बहुत ज्ञानी हैं और हर चीज़ उनको आती है ना, तो उनको भी लगा यार चलो चलते हैं। तो एक दिन दौरा हुआ, आप जिला शिक्षा अधिकारी बहुत बड़ी चीज़ कहा, एक हिसाब से आप लोगों के लिए तोहफी है, वो चल जाए तो भड़ाम हो जाए, है ना। तो बेटा सुनो, तो वो आए घोटी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में दौरा किया। अब चूँकि जब कोई अधिकारी आता है तो वहाँ का स्टाफ का क्या हाल होता है ये तुम आकलन नहीं कर सकते, जो पदों पे वो आकलन कर सकता है, क्या कमी निकल आए, कहाँ पे क्या हो जाए, तो बड़ा घबराहट रहता है, इसलिए सब दुष्ट रहते हैं। तो अधिकारी महोदय घुस गए एक क्लास में, घुस गए मतलब प्रवेश कर गए। आओ बच्चों से पूछा उनने, बोले खड़े हो बेटा, एक बच्ची से पूछा, बोले बेटा खड़े हो, नाम पूछा, नाम बताया, इतना बड़ा अधिकारी है, खुद माँ सब लोग डर रहे हैं तो बच्चा कहाँ नहीं डरेगा। जैसे भी बना उसने नाम बता दिया। अब उनने पूछा ये बताओ, ऐसे खड़े किए, नाम पूछा, बोले बताओ धनुष किसने तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा। अब लड़का बेचारो घबरा गया, भाई हम तो पढ़ने आते हैं, सीधे घर से स्कूल, स्कूल से घर, हाँ का पता धनुष का बला है। लड़का बिल्कुल घबरा गया और बोलने लगा भगवान से। अब उन्हें भी लगा यार के लड़का मतलब ऐसा नहीं, छोटा लड़का है, ज्यादा घबरा जाए, फिर देखा खड़ो करो, बोले बेटा खड़े हो, वही नाम पूछो, ये बताओ धनुष किसने तोड़ा। अब नाम तो छोड़ो, उसने क्या किया, बोले बाप साहब अब ऐसे ही हो तो सबका खड़ो करो, तो सबकी यही कहानी है। जब किसी ने तोड़ा ही नहीं है, छुई नहीं है तुम्हारा धनुष, कैसे क्या देगा कि हमने तोड़ा, है ना। अब बारी आई, जब लड़का बच्चा नहीं बता पाए, फिर बारी आई माता से, माता में खड़ो करो, गुरुजी
मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मिले हो गुरु हमको ये भाग्य हमारा है, शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा है। मिले हो गुरु हमको ये भाग्य हमारा है, शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा है। तेरे ही इंगित मिले उछले, सोचे क्या समझे फिर हम भला। मिले हो गुरु हमको ये भाग्य हमारा है, शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा है। तेरे नाम की ही माला जपते हैं, सांसों की लय में तुमको रटते हैं। जिंदगी जो ऐसी हो तो हो लू अमर, हनुमान जैसा मर के अमर। सदा ही तुमने तो हमें सवारा है, शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा है। मिले हो गुरु हमको ये भाग्य हमारा है, शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा है। की भी बात है, आपने जो सीखा उसको साझा करते भी आना चाहिए। आप 120 बाकी लांजी के भी जितने बच्चे हैं सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपने जो सीखा है वो बाकी को भी सिखाना है। साहब ये बताओ आप तीनों में से तेंदुए पे जो धब्बे धब्बे होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कि धारी होती है तेंदुए पे, धारी किस पे होती है और धब्बे ऐसे किस पे होते हैं? बताओ बेटा तीनों में से। तो धारी बाघ पे धारी होती है। सही बोल रहा है बेटा? गलत बोल रहा है ना ये? शेर पे होती है। हाँ बताओ बेटा। हैं? बाघ पे। अब आप दोनों में से बताओ, अब आप दोनों में से फर्स्ट को हम चुनेंगे। तेंदुए पे जो ऐसे धब्बे धब्बे होते हैं काले कलर के 3, है ना? देखे है कि नहीं तेंदुए को? वो बुक बताओ भाई, है ना? तो फर्स्ट इनको दे दो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है ना? अब बचेंगे 2। अब आप पूछिए सर कि ये बाघ का है या फिर तेंदुए का है? कैसे पहचानोगे? धारी धारी रहेगी तो नहीं, अगर धारी है चमड़े पर तो क्या होगा? वो बाघ होगा। और ऐसे धब्बे धब्बे मिलेंगे तो क्या होगा? और कहीं दिखे तो फिर किसको बताओगे? कैसे बताओगे? नंबर दिए आपको भाई, इनको अभी नंबर भी दे देना, है ना? आप लोगों के दे दो, रेंजर साहब का दे दो, हमारा दे दो। कहाँ दिखेगा ये? आसपास कहीं भी, तो फिर खबर करना। अब पहचानने लगे बाघ और तेंदुए को? कैसे पहचानोगे? बाघ में धारी धारी हाँ, और तेंदुए पे धब्बे धब्बे। और धब्बे को क्या कहते हैं? रोजेट, है ना? बुक में लिखा है बेटा? कौन से पेज पे लिखा है बताओ? हाँ, तो ये बुक को संभाल के रखना, ठीक है? अभी यहाँ से जाने के बाद किसी अलमारी में बंद नहीं करना और पढ़ते रहना, अच्छी चीज़ें लिखी हैं उसमें। लो फोटो। यह नीलम खरे फर्स्ट है। आज के जो फर्स्ट है इस क्विज की विजेता वो है नीलम खरे दीदी। उन्होंने डांस किया है, डांस किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, चाहे अंधियारा हो, चाहे किनारा हो, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो। गाना लिखा है क्या? आवाज हमें दे
जलाने को नन्हे हाथ उठे दो दीप जलाने को मास्क निकाल लो। बुझने के लिए नहीं सूरज बन जाने को क्या समझे हमको हम दूध बतासे हैं क्या समझे हमको तुम क्या समझे हमको हम दूध बतासे हैं तुम लोग बड़े भारी हम लोग जरा से हैं चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो आवाज हमें देना हम दौड़े आएंगे चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो राकेट राकेट बनाएंगे तूफान उठाएंगे राकेट बनाएंगे तूफान उठाएंगे आकाश दीप से भी हम ऊंचे जाएंगे चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो आवाज हमें देना हम दौड़े आएंगे चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं वनों वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा मैं स्वयं अपने घर एवं खेत में वृक्ष लगाऊंगी एवं उनको संरक्षित भी करूंगा अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगी वन एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा।
अपने घर, गांव, नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा एवं प्लास्टिक के उपयोग में कमी करने का भी वचन देती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। जंगल प्रकृति का अनुपम उपहार है और इन बच्चों ने ये जाना कि इस अमूल्य धरोहर को संजोकर रखने के लिए वन्य कर्मियों द्वारा दिन रात कितनी कड़ी मेहनत की जाती है। सुबह से शाम तक चले अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने वन और वन्य प्राणियों को करीब से जाना और समझा कि ये वन उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मानव जीवन में वनों का महत्व एवं इन्हें संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। विद्यार्थियों ने ये शपथ ली कि न केवल वो वन एवं वन्य प्राणियों की स्वयं रक्षा करेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में शामिल होकर अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएंगे।